So now we are discussing our FST paper 2. तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें तो cosec pi by 4 plus x plus cosec pi by 4 minus x, तो 1 upon sin pi by 4 plus x और sin pi by 4 minus x ये लिख दिया और इज इक्वल टू कितना था ये 2 रूट 2 के बराबर, ठीक है। तो इज इक्वल टू 2 रूट 2। अब आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो sin pi by 4 minus x और sin pi by 4 plus x इज इक्वल टू 2 रूट 2। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी है ना, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इतना ही हो जाएगा। अब यहां से हमने इसको ओपन कर लिया, ठीक है। तो साइन पाई बाई 4 कॉस एक्स 2 बार आ जाएंगे, तो 2 टाइम्स 1 बाई रूट 2 कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 रूट 2 1 बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो रूट 2 साफ बचा क्या, cos x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आप यहां से सॉल्व कर सकते हो, cos x इज इक्वल टू cos 2x के आपको बेसिकली सॉल्यूशंस चाहिए, ठीक है। आप चाहो तो cos में क्वाड्रेटिक बना के भी सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन में देखें, ट्रायंगल एबीसी के बारे में कह रखा है कि वो राइट एंगल्ड है एट ए, राइट एंगल्ड एट ए, और BC को ट्राइसेक्शन एक तरीके से कर दिया गया है, BP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QC, और AP की लेंथ 3 है, AP की लेंथ 3 है, AQ की लेंथ 4 है, BC की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हमने मान लिया ये अगर X लेंथ है, ये X लेंथ है और ये X लेंथ है, ये तीनों अगर X X X हैं, तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये X किसके बराबर होगा। तो आप देखिए कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। आप यूज कर सकते हो एक बार को ट्रायंगल, अगर आप देखो ABQ वाला, तो उसके लिए ABQ के लिए AP मीडियन का काम करेगा और लेंथ ऑफ मीडियन का फॉर्मूला आपको पता होता है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं अपन, एक बार ABQ में और एक बार APC में, ठीक है। तो 1/2 अंडर रूट, ठीक है, 2AB स्क्वायर, मतलब ये तो C है ना लेंथ और ये B है आपका, ठीक है। इसको भी मैंने A/3 ही लिख दिया है ना, मतलब अगर मैं कहूं कि ये टोटल लेंथ A होगी, अगर ये टोटल लेंथ A है तो इसको बोल दिया मैंने A/3, ठीक है। इसको भी बोल दिया मैंने A/3 और इसको भी बोल दिया मैंने A/3, ठीक। तो अब हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल ABQ की। तो ट्रायंगल ABQ में मीडियन कौन है, AP है, ठीक है। कह सकते हैं मिड पॉइंट है ना BQ का, P जो है मिड पॉइंट है BQ का, तो AP आपका मीडियन का काम कर रहा है। तो 2C स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2AQ स्क्वायर आएगा, AQ स्क्वायर तो खैर पता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है वहां से, और माइनस 2C स्क्वायर 2B और माइनस सामने वाले का स्क्वायर, तो सामने वाली साइड कितनी थी 2A/3 थी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, इज इक्वल टू आपके पास AP वाली लेंथ आ गई, AP वाली लेंथ 3 के बराबर है। AQ की वैल्यू भी रख देता हूं, AQ की वैल्यू आपके पास 4 है, AQ की लेंथ आपके पास 4 है। तो आपके पास C और A में एक रिलेशन आ गया। फिर इसी तरीके से आप सेम चीज यूज कर लो, किसमें, APQ में नहीं APC में, ठीक है। तो APC में आप यूज करोगे तो क्या आएगा, हाफ अंडर रूट, एक लेंथ आपकी यूज हो जाएगी 2 × 3 स्क्वायर और प्लस 2 × B स्क्वायर, ठीक है। माइनस का ये ट्रायंगल यूज कर रहे थे ना APC वाला, हाँ, तो माइनस का 2A/3 का होल स्क्वायर, ये मीडियन की लेंथ होगी, और B का कितना है AQ 4 के बराबर। तो C और यहां से C और A में एक रिलेशन, यहां से B और A में एक रिलेशन, और एक रिलेशन तो आपके पास है ही कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कितना होता है, C स्क्वायर के बराबर होता है। ये 3 रिलेशंस है, यहां से आप ABC की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा आपका पाइथागोरस वाला रिलेशन की A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी देख लो, यहीं पे B स्क्वायर को रख दो, C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो आपके पास ये भी C और A में है, ये वाली इक्वेशन भी C और A में है, आपके पास C और A की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कहा गया है टेंजेंट खींचे जा रहे हैं पैराबोला पे, किस पॉइंट 6.8 से, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें Q और R निकालना है। सबसे पहले तो Q R निकालने के लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं, स्लोप्स पहले पता करें टेंजेंट्स की क्या होंगी,
और स्लोप्स अगर पता चल जाएंगी तो m इज इक्वल टू कितना होता था 1/t होता था, बस वही रिलेशन यूज कर ले। तो आपके पास m कितना निकलेगा इसके लिए देखते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस a/m मतलब 2/m किससे पास कर रहा है 6,8 से, 6,8 ने इसको सेटिस्फाई किया, 8 इज इक्वल टू 6m प्लस 2/m, तो ये आपके पास आ गया 6m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू 1 और 1/3, ठीक है। तो 1 और 1/3 ये दोनों आपके पास स्लोप्स होंगे, ये थर्ड मतलब अच्छा m अगर 1 स्लोप है तो इसका मतलब करेस्पॉन्ड किस पॉइंट पे होगा, तो रिलेशन होता था ना m इज इक्वल टू 1/t, तो ये t पे होगा, t इज इक्वल टू 1 पे, और ये 1/3 वाली स्लोप किस पॉइंट पे आएगी 3 पे, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या होंगे at स्क्वायर 280, a कितना था 2 था, तो 2t स्क्वायर at स्क्वायर 280 मतलब 4t, ठीक है। तो एक पॉइंट होगा ये वाला 1 रखने पे आएगा 2,4, और एक पॉइंट होगा आपका 3 रखने पे आएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर मतलब 18, और 4 इंटू 3 मतलब 12, ठीक है। तो आपके पास यहां से Q और R के पॉइंट्स आ गए, P पॉइंट आपको पता ही है तो PQR का एरिया भी आ गया, सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल PQR, तो PQR तीनों पता है, अब एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो कि तीनों पॉइंट से पास करता हो, ठीक है। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर से, पेपर 1 का भी क्वेश्चन अच्छा था कॉम्प्लेक्स नंबर का, और यहाँ पे भी बढ़िया क्वेश्चन है, वेक्टर वाला नोटेशन यहाँ पे यूज करना पड़ रहा है। देखो 4th क्वेश्चन में हमारे पास z माइनस आई इज इक्वल टू 1, तो z माइनस आई इज इक्वल टू 1, 0,1 ये वाला पॉइंट है, ठीक है, सेंटर का काम कर रहा है, तो ये आपका सर्कल ड्रॉ हो गया 1 यूनिट रेडियस का, और सेटिस्फाइज द इक्वेशन 3z1 प्लस आई, तो इसको लिख लिया मैंने 3z1 प्लस आई अपॉन 3 प्लस 1 ऐसा लिख लें, ठीक है, और इज इक्वल टू 2z2 प्लस z3, 2z2 प्लस 2z3, ठीक है। ऐसा यूज करते थे हम वेक्टर्स के फॉर्म में, इस तरीके की चीज, और अपन कहते थे इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों चीजें इंटरसेक्टिंग है। नोट्स में किया है तुमने वेक्टर्स में ऐसा कि कोप्लेनर वगैरह दिखाना होता था, तो इसी तरीके से हमने प्रूफ किया था कि एक z1 मतलब ये एक पॉइंट है 0,1 और ये एक पॉइंट है z1, ठीक है। अगर इसको 1:3 में मतलब 0,1 और मान लो यहाँ पे z1 था, ठीक है, तो इसको 3h2 1 अगर ऐसा लें हम, तो हम बेसिकली 1 को यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 को यहां पे, तो अपन ऐसा ले लें 3 इधर से 1 इधर से, तो 3 इंटू z1 प्लस 1 इंटू आई, डिवीजन में 3 प्लस 1, इससे इंटरनल डिवीजन से ये वाला पॉइंट मिलेगा, और वही पॉइंट कहा जा रहा है ऐसे भी मिल जाता है, तो z2 और z3 मान लो यहाँ पे z3 ले लिया, ठीक है, z2 और z3, ठीक है, z3 Z2 और Z3 का क्या है एक तरीके से ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है मतलब क्या हो गया इस तरीके का, ठीक है, Z2 और Z3 ये पॉइंट हो गए, ठीक है, दोनों पॉइंट सेम है तभी दोनों आपस में बराबर आएंगे, तो इसका मतलब कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P था, और ऑफ कोर्स अगर ये इस कॉर्ड Z2 Z3 का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल कितना बना होगा 90 डिग्री बना होगा, Z2 Z3 और Z2 Z3 का ये मिड पॉइंट P था, तो सेंटर से जब हम परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, मतलब सेंटर से हम अगर हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये कैसी लाइन आएगी परपेंडिकुलर आएगी मिड पॉइंट पे जो सेंटर को ज्वाइन कर रही है। तो आप देखो ये वाला रेडियस तो आपका चलो 1 के बराबर है ही, है ना। अब आपको निकालना क्या था, अब आपको निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, ABCD क्या है भाई, D है हमारा 0,1, ठीक है, और ठीक है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल लेंथ ऑफ BC, लेंथ ऑफ BC, तो B आपका Z2 वाला पॉइंट था, C आपका Z3 वाला पॉइंट था, और A आपका Z1 वाला पॉइंट था, ठीक, ठीक है। अपन देखते हैं कैसे होगा, तो ये वाला पॉइंट, ठीक है, और इधर से ये, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं कि अगर मेरे पास ये भाई ये 1 है, ये भी कितना था 1 ही था ना, 1 का ये यहां तक कितना पोर्शन आएगा 3/4 आएगा, 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो DP वाली लेंथ कितनी आएगी, DP वाली लेंथ आ जाएगी आपकी AD वाली लेंथ का 3/4 मतलब 3/4, ये आपकी DP लेंथ हो गई, तो 1 ये है 3/4 ये है ना, तो BP लेंथ कितनी होगी, तो BP लेंथ आपकी आ जाएगी √1² माइनस 3/4 का स्क्वायर, तो 3/4 का स्क्वायर,
तो ये आपके पास कितना आ गया, √7/4। ठीक है, ये आपकी बीपी लेंथ हो गई। तो L ऑफ BC मतलब 2 टाइम्स ऑफ BP। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से L लेंथ ऑफ BC आ गया, मतलब C ऑप्शन आपका करेक्ट है। और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात की जा रही थी, तो डायगोनल्स आप देख सकते हो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, डायगोनल्स आपके 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और क्या यूज कर सकते हैं हम, क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया था। ओके, तो हमारे पास ABCD इस तरीके का कुछ होगा। और हाँ, ये लेंथ पता है, ये सारी लेंथ पता चल गई। ठीक है, तो अगर हम अलग अलग ट्रायंगल्स का भी एरिया निकाल लें तो अलग अलग ट्रायंगल्स का एरिया का सम भी आपका क्वाड्रिलेटरल का एरिया दे देगा। ठीक है, या तो आप यूज कर सकते हो कि डायगोनल्स की लेंथ जो है, डायगोनल्स की लेंथ आपको पता चल चुकी है। एक डायगोनल आपका 1 यूनिट लेंथ का है, दूसरा डायगोनल आपका BC लेंथ है। तो एरिया क्या होगा, हाफ D1 क्रॉस D2 मतलब हाफ D1 D2 साइन थीटा, हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। और डायगोनल्स के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो साइन 90 लग जाएगा वहां पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है, Pn इज इक्वल टू Pn-1 प्लस Pn-2। ठीक है, तो आप देखो P0 की वैल्यू 0 के बराबर है और P1 की वैल्यू 1 है। तो P2 कितना होगा भाई, पहली टर्म आपकी P0 की बात करूं मैं 0। ठीक है, P1 की बात करूं तो P1 1, तो P2 क्या होगा, इन दोनों का सम 1। फिर क्या आएगा, इन दोनों का सम 2। फिर क्या आएगा 1 2 3, 2 3 कितना होगा 5, 3 5 कितना होगा 8। इस तरीके की सीरीज है। ठीक, अब हमें सम निकालना है किसका, pk/3 की पावर के, इसका समेशन। और P9 की वैल्यू निकालनी है। P9 तो चलो आप निकाल सकते हो ना इसी तरीके से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ तक तो पहुंच ही गए ऐसे ही। ठीक है, तो 9 टर्म क्या होगी वो निकालना है, तो P9 तो अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, कि 8 टर्म क्या होगा, इन दोनों का सम 13, फिर इन दोनों का सम 21। ठीक है, ये आपका P9 हो जाएगा। ठीक है, पहला टर्म आपका 0 था। अच्छा, P8 आएगा ये, तो हाँ P8 के बाद P9 आपका हो गया 34। ठीक है, ये आपकी टर्म। ठीक, तो P9 34 है, ये तो चलिए आपके पास आ गया। अब अपने क्या निकालना था, pk/3 की पावर k का सम। तो आपके पास देखो टर्म क्या है, कहां से स्टार्ट हो रही है, k इज इक्वल टू 1 से। तो P1/3 की पावर 1 प्लस P2/3 स्क्वायर प्लस P3/3 क्यूब, ये सब चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ऐसे करके कहां तक, एन टर्म्स नहीं, इनफाइनाइट टर्म्स तक। इनफैक्ट इसका मतलब क्या है, 1/3 प्लस P2 की बात करूं तो P2 इज ऑल्सो P0 P1 P2, हाँ 1/3 स्क्वायर, फिर 2/3 क्यूब प्लस 3/3 की पावर 4 प्लस 5/3 की पावर 5, और ऐसे करके आपके पास टर्म्स है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आपकी वो भी लिख लो, 8/3 की पावर 6। ठीक है, ऐसे टर्म्स है। ये आपका S था। अब इसका आपको तो अब इसके आगे का क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा है। कैसे हो जाएगा, देखो S/3 अगर हम लिखते हैं, ठीक है, तो अपन ने ऐसा कुछ लिख लिया, 1/3 स्क्वायर है ना, 1/3 क्यूब प्लस 2/3 की पावर 4 प्लस 3/3 की पावर 5 प्लस 5/3 की पावर 6, और इसी तरीके से। अब फिर से एक बार शिफ्ट करके लिख दो। ठीक है, EGP नहीं है, बट देखो आगे हो क्या रहा है। इस तरीके से S/9 अगर आप करोगे तो आपके पास यहां पे 1/3 क्यूब, यहां पे आपके पास 2 नहीं, नेक्स्ट आपके पास 1/3 की पावर 4, फिर से वही शिफ्टिंग करके लिख दिया है ना, तो 1/3 की पावर 4, फिर 2/3 की पावर 5, फिर आपका 3/3 की पावर 6 एंड सो ऑन, ये सारी टर्म्स। तो अगर हम इसमें से इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करें, देखो क्या हो रहा है, ये साफ हो जा रहा है, ये साफ हो जा रहा है, ये साफ हो जा रहा है, ऐसे सारी चीजें कैंसिल आउट होती जा रही हैं। तो अगर आप देखो S-3 और S/9 का सम कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, इसमें रिजल्ट था, बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जैसा क्वेश्चन आप कर चुके हो पहले भी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैरिड मैन वॉचेज अ सर्टेन टीवी शो इज 0.4 एंड प्रोबेबिलिटी दैट मैरिड वुमन वॉचेज द शो इज 0.5। ठीक है,
probability that the man watches the show given that his wife does is 0.7. ठीक है, then which of the following are true? तो probability that married couple watches the show is 0.45. तो ये कैसे निकलेगा? इसके लिए पहले चाहिए होगा कि भाई मतलब एक तरीके से ऐसा है ना, probability of husband intersection wife, ये चीज चाहिए आपको, ठीक है। तो इसका आप देखो कि मैरिड मैन हस्बैंड देखेगा, इस बात की probability 0.4 है, और हाँ आप देखो ये रिजल्ट दे रखा है हमें, PH इंटू पी डब्ल्यू बाई एच, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। Probability that the man watches the show given that his wife already देखती है किसी शो को और हस्बैंड देखेगा, इस बात की probability तो ये 0.7। तो यहां पे अगर हम W लिख लें तो ये चीज निकल आएगी। तो PW आपका कितना है? PW आपका है 0.5, ठीक है, और ये कितना है 0.7, तो ये वैल्यू आपकी कितनी होगी 0.35 के बराबर, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी दैट अ वाइफ वॉचेस द शो गिवन दैट हर हस्बैंड डज, ठीक है, वाइफ वॉचेस द शो गिवन दैट हर हस्बैंड डज इज 7/8, ठीक है। तो इसके लिए देखते हैं, इसके लिए हमारे पास क्या चीज कही गई है कि मैरिड मैन वॉचेस अ टीवी शो इज 0.4, और प्रोबेबिलिटी दैट, अच्छा इस बार निकालना है कि वाइफ वॉचेस, मतलब W/H निकालना है, ठीक है। तो बी ऑप्शन में देखते हैं। तो H इंटरसेक्शन W तो आ ही गया ना, H इंटरसेक्शन W अगर आ गया और इसको PH से डिवाइड कर दें, PH से, तो ऊपर वाली चीज क्या है? PH इंटू P W/H है, और नीचे आपका PH है, ठीक है। तो PW/H आपका यहीं से निकल आएगा। कैसे निकलेगा? तो ये वाली चीज हमें दी गई है कि H इंटरसेक्शन W कितना आता है? 0.35 आता है, और डिवीजन में PH कितना है? PH है आपका 0.4, तो 0.35/0.4 7/8 आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन में देखिए प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन पर्सन विल वॉच द शो, ठीक है। तो देखो अब ये भी आसान सा ही क्वेश्चन था यार, ऐसा कुछ है वो सेट्स वाली चीज, ठीक है। या हस्बैंड देखेगा किसी शो को, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.4 थी, वाइफ देखती है इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.5 थी, ठीक है, और दोनों देखते हैं इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.35 थी, ठीक है। तो H यूनियन W बताना है, H यूनियन W आप निकाल सकते हैं यहां से, 0.55 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास क्या कहा गया है? अब फिर से ये देखा हुआ सा क्वेश्चन है, A प्लस, अगर हम तीनों कॉलम्स को ऐड कर दें तो A प्लस B माइनस एक्स बन जाएगा, और वही कॉमन निकल जाएगा। तो डेल्टा की वैल्यू के लिए हमने क्या किया? कॉलम 1 को रिप्लेस कर दिया, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो आपके पास A प्लस B माइनस एक्स, A प्लस B माइनस एक्स, आप चाहो तो रो 1 से ही कर दो, रो 1 रिप्लेस्ड बाय रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, ज्यादा अच्छा लगेगा। A प्लस B माइनस एक्स, यहां पे भी A प्लस B माइनस एक्स, यहां पे हमारे पास B माइनस एक्स A, ठीक, और A B माइनस एक्स, ये चीज हो चाहिए। अब हमने यहाँ पे क्या किया? A प्लस B माइनस एक्स को कॉमन निकाल दिया, तो हमारे पास आसान हो गई चीजें। 1 1 दिख गया, 1 1 दिख गया तो 0 बनाना शुरू कर दें। तो A B माइनस एक्स, ठीक है, तो A प्लस B माइनस एक्स। अब आप देखो डिफरेंस लो, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे B प्लस एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स माइनस A माइनस B, B प्लस एक्स इंटू यहाँ माइनस एक्स, ठीक। अब आप फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर दो चाहो तो ये आ जाएगा A प्लस B माइनस एक्स, और क्या आएगा? और आ जाएगा आपके पास B प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस A इंटू A माइनस B, ये आपके पास टर्म आ जाएगी डेल्टा की। नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास A और B दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, और इनके लिए कहा जा रहा है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ 2B इज इक्वल टू 16I3, है ना, मतलब 16 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब देखो A इंटू एडजॉइंट ऑफ 2B, ठीक है, इसको समझते हैं। A इंटू एडजॉइंट ऑफ 2B इज इक्वल टू 16I, है ना। एडजॉइंट ऑफ K, A क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ K, डिटरमिनेंट की बात नहीं कर रहा, एडजॉइंट ऑफ K क्या होता था? ये होता था K रेज़ टू पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ A, ये प्रॉपर्टी। उसी प्रॉपर्टी को यूज करने के एडजॉइंट ऑफ 2B क्या होगा? 2 की पावर में n-1, n कितना है? थर्ड ऑर्डर है ना, तो एडजॉइंट ऑफ 2B विल बी इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर यहां 3-1 और एडजॉइंट B, मतलब ये क्या लिखा हुआ है? 4 एडजॉइंट B। तो A
इंटू एडजॉइंट ऑफ 4, मतलब 4 एडजॉइंट बी, तो 4 बाहर भी लिख लो, क्या ही फर्क पड़ता है। 4 एडजॉइंट बी इज इक्वल टू 16i, मतलब a इंटू एडजॉइंट बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4i के बराबर है। ये आपका एक रिलेशन है। सेकंड क्या दे रखा है, डिटर्मिनेंट b के बारे में बात कर रखी है उसने कि डिटर्मिनेंट b 2 के बराबर है, ठीक है। अच्छा, a इंटू एडजॉइंट b हमारा 4i आ चुका है, ठीक है। तो एडजॉइंट b अब b इनवर्स के टर्म्स में लिख दो एडजॉइंट b को। एडजॉइंट b को मैंने क्या कहा था, कहीं भी दिक्कत हो तो एडजॉइंट को हमेशा इस तरीके से पढ़ो, डिटर्मिनेंट b इंटू b इनवर्स इज इक्वल टू 4i। तो डिटर्मिनेंट b तो पता है, तो यहां से आ गया a इंटू b इनवर्स इज इक्वल टू 2i, ठीक है। a इंटू b इनवर्स इज इक्वल टू 2i। अब यहां से हम रिलेशन भी निकाल सकते हैं a और b के बीच का। a और b के बीच का रिलेशन इनफैक्ट क्या हो गया, a इज इक्वल टू 2b हो गया, ठीक है। a इज इक्वल टू 2b, तो डिटर्मिनेंट वगैरह अगर पूछा रहता है a का तो वो भी निकाला जा सकता है। 2 टाइम्स नहीं हो जाता, 2 क्यूब टाइम्स होता, ठीक है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 2 क्यूब ऑफ डिटर्मिनेंट b, ठीक है, ये आ जाता हमारा। तो खैर ये तो पूछा नहीं गया है, आगे बढ़ते हैं। क्या चीज कही गई है, अच्छा a इंटू एडजॉइंट b आपका आ गया, b इंटू एडजॉइंट a भी निकालने को बोला गया है, और a इनवर्स एडजॉइंट b इनवर्स, ठीक है। तो एक बार पहले ये देख लेते हैं ए ऑप्शंस वगैरह जो है, a इनवर्स इंटू एडजॉइंट b का पूरे का इनवर्स, ठीक है। a इनवर्स इंटू एडजॉइंट b इन सबका पूरे का इनवर्स, ओके। तो एडजॉइंट b को फिर से वैसे ही लिखो, a इनवर्स यहाँ पे, एडजॉइंट b को लिख दिया डिटर्मिनेंट b और इंटू b इनवर्स का इनवर्स, तो क्या आ जाएगा, a इनवर्स का इनवर्स, ये मतलब a इनवर्स b इनवर्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट b तो पता था, डिटर्मिनेंट b हमारा 2 के बराबर है, तो 2 के बराबर है, तो इसको भी लिख लिया जाए। एडजॉइंट b का मतलब हो गया एक तरीके से 2b इनवर्स, ठीक है। ओके, और b इनवर्स को हम क्या लिखेंगे, यहां से हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें a के टर्म्स में आंसर निकालना है, a और b के टर्म्स में, ठीक है। तो a इनवर्स को क्या लिखा जा सकता है, a इनवर्स को लिखा जा सकता है यहां से 1/2 b इनवर्स, तो इसको भी लिख दो 1/2 b इनवर्स। तो 1/2 1/2 कैंसिल आउट हो गए, तो b इनवर्स का होल स्क्वायर का इनवर्स, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, b स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो b स्क्वायर के बराबर आ गया b इनवर्स का होल स्क्वायर, ऐसा ही बन रहा है क्या, हाँ, तो यही बन रहा है। तो आपके पास b इनवर्स इनवर्स और 2, तो b स्क्वायर के बराबर आ जाएगा ये, ठीक है। यहां से एक तरीके से b इनवर्स का स्क्वायर है और उसका इनवर्स कर रहे हैं, तो हमारे पास b स्क्वायर ही निकल आएगा, ठीक। ये आपके पास b स्क्वायर वाली चीज हो गई। और दूसरी चीज क्या थी, b इंटू एडजॉइंट ए निकालना था, तो वो भी देख लेते हैं। b इंटू एडजॉइंट ए, b इंटू एडजॉइंट ए किसके टर्म्स में निकालना है, i के टर्म्स में, ठीक है। तो किसी में भी कन्वर्ट कर लो, हमें ये चीज पता थी, तो अपन यही यूज करते हैं कि एडजॉइंट ऑफ a का मतलब है एडजॉइंट ऑफ 2b, ठीक है। तो ये क्या होगा, b तो चलिए एज इट इज है, इसको अपन क्या लिखेंगे, 2 की पावर में n-1, मतलब 2 की पावर में 2 एडजॉइंट b। तो आप देखो 2 की पावर n-1 मतलब 4 हो गया, और इंटू b एडजॉइंट b, ठीक है। तो एडजॉइंट b को फिर से वही लिख दो, b एडजॉइंट b का मतलब क्या हो जाएगा, एडजॉइंट b को फिर से वही डिटर्मिनेंट b इंटू b इनवर्स। तो डिटर्मिनेंट b आपका कितना है, 2 है, तो 4 इंटू 2 8, b इनवर्स मिलके i के बराबर हो गया 8, ठीक। ये भी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 सबसे अच्छा क्वेश्चन, अगर एक तरीके से कहा जाए जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसा ही कुछ था। यहाँ पे हमारे पास i n इज इक्वल टू एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x से 1 है ना, माइनस ln t की पावर में n, ऐसा कुछ है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x से 1
और यहाँ पे माइनस ln t की पावर में n और dt साथ है। ठीक, तो माइनस ln t को हमने हटा दिया भाई, इससे तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, है ना। तो पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं कि ये कैसा टर्म आएगा। तो माइनस ln t को हम मान लेते हैं u के बराबर, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, जब e की पावर माइनस x रखोगे t की जगह पे तो x आ जाएगा और 1 रखोगे तो 0 आ जाएगा। इसलिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, u की पावर n, और यहाँ से मतलब क्या हुआ, t इज इक्वल टू ई की पावर माइनस u, तो हमने लिख दिया dt को माइनस ई की पावर माइनस u du। ठीक है, और इसको भी पलट के ही लिख दो, यहाँ से x ऊपर 0 नीचे, u की पावर n e की पावर माइनस u du। ठीक है, ये आपका कौन सा टर्म है, ये आपका टर्म है in। ठीक है, तो in आपका ये टर्म था। अब इसको आपको कोरिलेट करना है। अभी ये तो डायरेक्टली इंटीग्रेट होगा नहीं हमें, लेकिन j बाई के इन सबको, और अच्छा ठीक है, थर्ड वाले ने क्लू दे दिया, थर्ड वाला जो लिस्ट 1 का एलिमेंट है i100 अपॉन i99, मतलब रिडक्शन फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आप देखो इसके लिए क्या कर सकते हो, रिडक्शन फॉर्मूले में मतलब in-1 जब आप चाहोगे तो in-1 का मतलब होगा un-1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या करें, इसको फर्स्ट मान लें क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तभी n-1 बनेगा, और इसको सेकंड मान लेते हैं और इंटीग्रेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है। तो ये आपके पास 0 से x, तो चलो बाद में आएंगे, छोड़ो, लिखते हैं पहले इंटीग्रेशन इंडेफिनिट वाला। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अगर हम देखें क्या आ रहा है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस यू अपॉन -1 माइनस इंटीग्रेशन ओवर पहले वाले का डिफरेंशिएशन, तो n इंटू यू एन माइनस 1, और इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन e की पावर माइनस यू। ठीक है, ये आपके पास टर्म बन गई। ओके, तो in यहां से लिख देते हैं in इज इक्वल टू, ये 0 से x पुट किया, ठीक है, तो 0 से x यहाँ पे, मतलब इधर नहीं, इस पे रखेंगे 0 से x, और ये भी क्या होगा 0 से x हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो चलो क्या बन गया, ये बन गया आपका n इंटू in-1, यही चीज चाहिए थी, n इंटू in-1, और प्लस साथ में जो चीज आई हुई है उसको लिख लेते हैं। उसके साथ में है आपके पास, जब आप 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा, और x रखोगे तो कितना आ रहा है, x की पावर n e की पावर माइनस x अपॉन -1। ठीक है, ये आपके पास in और in-1 के बीच का रिलेशन है। ठीक है, अब आप यहां से निकाल सकते हो n की वैल्यू पुट करके कि एक्सप्रेशन कितना होगा। ठीक है, in, अच्छा लिमिट भी है एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, तो एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी अगर लगा देंगे हम तो और चीजें कम हो गई। अगर हम एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी लगाते हैं, ठीक है, तो एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी का मतलब क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी इधर भी लगेगी, ये तो है ही लिमिट के साथ, इस पे भी लगाना पड़ेगा, मतलब ऐसा कुछ in इज इक्वल टू n-1, ये चलो ठीक था, लिमिट यहाँ पे भी है, लिमिट यहाँ पे भी लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी लिमिट लगेगी, तो इसको हमने कहा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस xn अपॉन e की पावर x। तो ये तो कितना होता है, ऊपर पॉलिनोमियल नीचे एक्सपोनेंशियल 0, तो हमारे पास in और n इंटू in-1, ये दोनों आपस में बराबर निकल करके आ गए। ठीक है, फिर आप देखो जो j और k हैं उनके बारे में देख लेते हैं। j हमारे पास क्या है, 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर में 4, और दूसरे वाले टर्म में x की पावर 4 और 1 माइनस एक्स की पावर 4। ओके, तो ये चीज हमारे पास दी हुई है, देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो हमारे पास j जो है हमारा, अगर हम उसमें 0 से हाफ है ना, 1/4 माइनस एक्स की जगह रख देते हैं हाफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर की पावर में 4 इज इक्वल टू 0 से हाफ 1/4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास क्या, x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में 4 dx। ठीक है, x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में 4 dx, मतलब ये चीज वही लिखी हुई है हमारे पास k के बराबर है ना, तो ये तो k ही है ना, तो j इज इक्वल टू k, ये डायरेक्टली हो गया। अब k को अगर हमें निकालना है
k की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जो सबसे लास्ट वाला फोर्थ वाला है उसमें j की वैल्यू चाहिए आपको। तो k का मतलब क्या हुआ, 0 से हाफ x की पावर 4 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 4। ऐसे में अपन क्या करते हैं, साइन कॉस रख देते हैं, ठीक है, x की पावर 4 1 माइनस एक्स की पावर 4। लेकिन अब इसमें अभी फिलहाल थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत कहाँ पे है कि हमारे पास 0 से पाई बाई 2 होना चाहिए, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे अगर आप x की जगह साइन थीटा रखने जाओगे तो यहाँ फंस जाओगे, 1/2 आपको पाई बाई 3 वगैरह की लिमिट्स देगा। तो पहले इसका जुगाड़ अपन कर लें, ठीक है। ये अगर हमारा 1 तक पहुंच जाए तब हम इसमें साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह रख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं हम, हाँ, इसमें अगर आप देखो, अगर 0 से 1 x की पावर 4 1 माइनस एक्स की पावर 4 होता तो आप क्या देखते, 2a माइनस एक्स वाली अगर प्रॉपर्टी लगाएं तो आपको दिख रहा है कि fx और f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर है, x की जगह 1 माइनस एक्स रखोगे ना, बराबर है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से हाफ, 2a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, x की पावर 4 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 4, ठीक। तो अगर मैं 2k की बात कर लूं तो मेरा बेसिकली 2k क्या है, 2k इसके बराबर है 0 से 1 x की पावर 4 1 माइनस एक्स की पावर 4 के बराबर है, ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ पे वॉलीस फॉर्मूला आपका लग जाएगा कि x की जगह x स्क्वायर की जगह पे आप चाहो तो साइन थीटा रख दो, ठीक है। x स्क्वायर की जगह चाहो या फिर x की जगह ही सीधा रख दो, ठीक है। x की जगह रखोगे तो फिर भी थोड़ी सी दिक्कत है, x स्क्वायर की जगह ही रखो, x स्क्वायर की जगह आप साइन थीटा रख दो, आपके पास ये तो बढ़िया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर देखें हम तो बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें हमारे पास एक तो रिडक्शन फॉर्मूला भी यूज करवा लिया इसने, यहाँ पे जैसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कई बार तो देख के ही घबराहट हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास इसका मैनिपुलेशन आ रहा है k की वैल्यू फाइंड आउट करने का, j इक्वल टू k में तो कोई खास दिक्कत थी नहीं, लेकिन k की वैल्यू फाइंड आउट करने का जो रिलेशन आ रहा है वो भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे पहले हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ रहा है, फिर हम वालिस फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास P1 P2 P3 P4 चार प्लेन्स की इक्वेशन है, जिसमें P2 अननोन है ना। अभी देखो कि यहाँ पे P1 P2 इंटरसेक्ट करके L1 लाइन बनाते हैं, P3 P4 से L2 लाइन बनती है, और L1 और L2 पे कई सारी चीजें पूछी गई हैं, ठीक है। तो पहले L1 और L2 निकाल लेते हैं। तो दो प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, है ना। तो दो प्लेन्स का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पहले तो P3 P4 का कैसे निकालें, तो P3 P4 के लिए देखिए N1 क्रॉस N2 के लॉन्ग होगा और एक पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं, तो किसी एक को 0 पुट कर दिया x y z में से और बाकी दो की वैल्यूज निकाल ली, ठीक है। तो देखो कैसे निकल सकता है, आप पहले तो N1 क्रॉस N2 में निकालता हूं लाइन की डायरेक्शन, N1 क्रॉस N2, ठीक है। तो अच्छा L2 पहले निकाल लेते हैं, L1 ही निकालते हैं, चलो क्या है, दोनों ही निकालना है ना। तो L1 और L2 दोनों निकालना है। N1 क्रॉस N2 निकालो, N1 क्रॉस N2 में क्या आएगा, I J K, इसका N1 कितना है 1 1 माइनस 1, और इसका कितना है 2 माइनस 1 लेमडा, 2 माइनस 1 लेमडा, ठीक। तो ये वैल्यू कितनी निकल करके आ रही है, ये वैल्यू निकल करके आ जा रही है आपके पास I के साथ आ रहा है लेमडा माइनस 1, J के साथ आ रहा है माइनस J के साथ लेमडा प्लस 2, और k के साथ आपके पास निकल करके आ जा रहा है -1 -2 मतलब -3, ठीक है। ये आपके पास लाइन की डायरेक्शन हो गई। अब आपको क्या चाहिए, लाइन पे एक पॉइंट चाहिए। तो लाइन पे पॉइंट निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप z को 0 रख दो, लेमडा का चक्कर ही खत्म। तो z को जब 0 रखोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बचेगी, x + y = 5, 2x - y = 3। z को आपने पहले ही 0 कर दिया है, z आपका 0 के बराबर है। तो आप यहां से ऐड कर लो, 3x = कितना 8, तो x = आपके पास 8/3 और y = आपके पास 7/3, ठीक है। 8/3 7/3 0 ये पॉइंट हो गया और ये डायरेक्शन हो गई। तो लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, लाइन की इक्वेशन हो गई x - 8/3 लेमडा -1 y - 7/3 माइनस का लेमडा +2 और z -0 अपॉन -3। ये आपकी लाइन L1 है। फिर L2 आते हैं। L2 में क्या चक्कर है, L2 में आपको देखो, अच्छा L2 में भी यही सेम काम, N1 क्रॉस N2 निकालो पहले। तो N1 क्रॉस N2, तो I J K आपके पास 1 - 3 - 4
1 माइनस 3 0 है ना, और इधर है आपका 0 4 माइनस 1। ठीक है, तो n1 क्रॉस n2 यहां से कितना निकल करके आ रहा है, ये आ रहा है आपका 3i प्लस j प्लस 4k। ठीक है, ये आपके पास आ गया। सही है, ठीक है, ये n1 क्रॉस n2 हो गया। अब एक पॉइंट और चाहिए, तो पॉइंट निकालने के लिए अपन y को 0 रख लेते हैं, सीधा x 4 निकल आएगा और इधर से z माइनस 5 निकल आएगा। तो y इक्वल टू 0 रखने से हमारे पास एक z 5 निकल करके आ रहा है, x इज इक्वल टू 4 है ना, पहले वाले से x इक्वल टू 4 और दूसरे वाले से z इज इक्वल टू 5। तो आपके पास ये लाइन की भी इक्वेशन आ गई। ये लाइन की इक्वेशन क्या हुई, x माइनस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 4। ये आपका L1 और L2 लाइंस हो गई। अब कहा जा रहा है कि वैल्यू ऑफ लेम्डा फॉर विच L1 एंड L2 आर कोप्लेनर। तो L1 L2 कोप्लेनर है, ये कैसे आता है, तो अपन यही बोलते थे ना, एक लाइन इस प्लेन में है, दूसरी लाइन भी अगर इसी प्लेन में है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि अगर हम ये मान लो ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों इस प्लेन की लाइनें हैं। ठीक है, तो अगर एक ही प्लेन में ये दोनों लाइनें एग्जिस्ट कर रही तो अपन कैसे करते थे, अपन कहते थे इसका डायरेक्शन वेक्टर, और एक पॉइंट इस पे ले लूं, एक पॉइंट इस पे ले लूं, एक ये वाला वेक्टर, तीनों वेक्टर सेम प्लेन में एग्जिस्ट करने चाहिए। तो कोप्लेनरिटी के लिए मतलब ए पार्ट जो है एक तरीके से कहें इसका लिस्ट 1 का फर्स्ट है ना, उसके लिए आप देख सकते हो कि एक की डायरेक्शन आपके पास 3 1 4 है, दूसरे की डायरेक्शन इस तरीके की है, लेमडा माइनस 1 माइनस लेमडा प्लस 2 और 3, ठीक, माइनस 3। और तीसरी चीज क्या है आपकी, तीसरी चीज है इन दोनों का ज्वाइनिंग वेक्टर एक बनाना था, एक L1 की डायरेक्शन, L2 की डायरेक्शन और ज्वाइनिंग वेक्टर। ज्वाइनिंग वेक्टर मतलब एक पॉइंट इसका एक पॉइंट इसका, दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो पॉइंट क्या है, 8/3 7/3 0। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे क्या था, ये 4 0 5, दोनों को ज्वाइन करवा लो। ठीक है, तो 8/3 7/3 0 और 4 0 5, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन का मतलब ज्वाइनिंग वेक्टर। तो ज्वाइनिंग वेक्टर क्या होगा, 4 - 8/3 मतलब 4/3, 0 - 7/3 मतलब -7/3, 5 - 0 मतलब 5। ये आपका 0 के बराबर होना चाहिए, ऐसा लेम्डा आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर आते हैं बी पार्ट पे, मतलब सेकंड पार्ट पे, इमेज ऑफ लाइन L2 इन प्लेन P1। ठीक है, सेकंड पार्ट, इमेज ऑफ लाइन L2 इन प्लेन P1। तो L2 लाइन का हमें इमेज निकालना है प्लेन में। ठीक है, तो L2 लाइन का इमेज निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है ना कि ये प्लेन है मान लो, और प्लेन में, प्लेन कौन सा, P1, और उसमें L2 वाली लाइन, प्लेन P1 और L2 वाली लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है। L2 हमारे पास, L2 ये है ना 3 1 4 वाला डायरेक्शन, तो पैरेलल तो नहीं है ना ये लाइन, अपन ऐसे चेक कर सकते हैं 3 1 4, अगर ये लाइन पैरेलल होगी तो उसकी डायरेक्शन और नॉर्मल वेक्टर का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए था। ठीक है, तो खैर P1 की इक्वेशन क्या है हमारे पास, x + y - z = 5, x + y - z = 5। ठीक है, 3 1 और 4, हाँ ठीक है। लाइन जो है, लाइन का डायरेक्शन 3i + j + 4k, इसका डायरेक्शन i + j - k। अगर आप देखो तो दोनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब कि लाइन प्लेन के पैरेलल थी। ठीक है, तो अगर लाइन प्लेन के पैरेलल थी तो इमेज निकालने पे भी वो पैरेलल ही रहेगी, बस कोई भी एक पॉइंट लेकर के उसका मिरर इमेज निकाल, बस यही है। तो अभी भी जो नया लाइन बनेगा उसका भी डायरेक्शन वेक्टर यही होगा, 3i + j + 4k, बस पॉइंट बदल जाएगा। तो पहले पॉइंट था 4 0 5, तो 4 0 5 की आप मिरर इमेज निकाल लो इस प्लेन में। कैसे निकालते हो, तो x - 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू y - 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू z - 5 अपॉन -1 इज इक्वल टू -2। ये पुट करो तो 4 - 5 मतलब -6 अपॉन 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर मतलब 3। ठीक है, यहां से आपको लाइन मतलब एक
पॉइंट मिल गया और उस पॉइंट से पास करवाना है हमें लाइन को। डायरेक्शन कौन सी रहेगी? यही रहेगी 3i + j + 4k के पैरेलल, मतलब यही डायरेक्शन उसमें भी रखनी है। ठीक है, अब वो किस पॉइंट से पास कर रहा है वो अपन सेटिस्फाई करके चेक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इमेज ऑफ प्लेन P1 इन द प्लेन P3। इमेज ऑफ प्लेन P1 इन द प्लेन P3। ठीक है, तो P1 का हमें इमेज निकालना था P3 प्लेन में। ठीक है, तो अब आप कुछ सोचो कि अगर आपके पास, ठीक है, एक प्लेन है और उसमें एक किसी दूसरे प्लेन की मिरर इमेज निकालनी है। ठीक है, तो जो रिजल्टिंग प्लेन बनेगा, मान लो ये ऑब्जेक्ट प्लेन था, इसका जो इमेज बनेगा वो भी तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को तो शेयर करेगा ना। ठीक है भाई, ऐसा है ना कि एक प्लेन है, ये मान लो मिरर प्लेन है, और इस तरीके का एक प्लेन हमने रख दिया, तो जो मिरर इमेज बनेगी इस प्लेन की वो इस कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को तो शेयर करेगी। ठीक है भाई, P1 मतलब ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों पैरेलल तो है नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आएगी, मतलब जो रिजल्टिंग इमेज प्लेन होगा वो भी क्या होगा? फैमिली ऑफ प्लेन का मेंबर होगा। ठीक है, तो फैमिली ऑफ प्लेन अपन लिख देंगे कि फैमिली ऑफ प्लेन क्या होना चाहिए? P1 प्लस, है ना, P1 की इमेज निकालनी है इन P3। ठीक है, तो P1 = 0 था, ये P3 = 0 था, तो जो रिजल्टिंग प्लेन होगा वो भी कैसा होगा? P3 + λ P1 = 0 टाइप का होगा। अब लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए फिर से वही सिंपल सी चीज कि कोई एक पॉइंट P1 पे ले लो और उसकी मिरर इमेज निकाल लो। ठीक है, वो इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो P1 पे हमारे पास कोई भी एक पॉइंट ले लिया, मान लो मैंने ले लिया 5, 0, 0। ठीक है, तो P1 पे एक पॉइंट 5, 0, 0 ले लिया। अब 5, 0, 0 की अगर मैं इमेज निकालता हूं किसमें? x - 3y - 4 = 0 में। ठीक है, तो क्या आएगी? x - 5/1 y - 0/-3 z - 0 यहां पे तो कुछ z है ही नहीं, -2 इंटू रखो इसमें 5, 0, 0, तो 5 - 4 मतलब 1, और नीचे क्या आ जाएगा? 1² + 3² मतलब 10। ठीक है, तो आपके पास यहां से x, y और z के टर्म्स आ गए। ठीक है, तो आपके पास ये 2/10 हो गया, मतलब 1/5, ये 1/5 लिखा है, तो आपके पास आ गया 5 + 1/5 -3/5, और यहां से आपके पास 0। ठीक है, ये आपके पास जो मिरर प्लेन होगा उसमें एक पॉइंट आ गया। अब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये इक्वेशन क्या थी? x - 3y - 4 + λ * P1। P1 क्या था आपका? x + y - z - 5 = 0। ठीक है, इसको ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करेगा और वहां से आप लैम्डा निकाल सकते हो। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन देखें। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास इसमें क्या था? इक्वेशन ऑफ द लाइन L2 इज पासिंग थ्रू। तो L2 की आपने इक्वेशन निकाली रखी है, आप उसको सीधा चेक कर सकते हो कि कौन से पॉइंट्स उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी मल्टीपल कंसेप्ट्स आपके कवर हो गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है पेपर, बट ठीक है, एनी टाइम वी कैन एक्सपेक्ट लेंदी पेपर्स फॉर मैथमेटिक्स एट लीस्ट। लेट fx बी डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 2, और f1 2 है आपका, f4 आपका 8 है, देन द वैल्यू ऑफ f2। ओके, तो आप देखो अब जरा फर्स्ट क्वेश्चन जो न्यूमेरिक सेक्शन का था, अब इसमें आपके पास फिर से पेपर 1 के जैसा ही क्वेश्चन है कि f' अगर आपका, आप देखो f1 आपका 2 है, f4 आपका 8 है, मतलब 3 यूनिट्स x बढ़ाने में आपका f कितना बढ़ गया है? 6 यूनिट्स बढ़ गया है। तो इसका मतलब कि f' आपका जो था, ठीक है, उसको 2 के बराबर ही होना पड़ेगा, क्योंकि 2 से कम अगर रहा वो तो कभी हम 3 यूनिट्स चल करके 6 यूनिट्स y में चेंज नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर वो 2 से कम रहा, ठीक है, 2 से ज्यादा हो नहीं सकता, दे रखा है उसने, तो इसका मतलब क्या हुआ कि f' आपका कितना है? 2 के बराबर ही है। ठीक है, f' आपका 2 के बराबर है, आपको f2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन में आपके पास रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस लॉग इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर दिस इंटरवल, ये ठीक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो डिफरेंशिएशन आपका इस इंटरवल में पॉजिटिव होना चाहिए, बाकी कहीं कुछ भी हो रहा हो हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? आपके पास डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1/4ax - x² और 4a - 2x। ठीक है,
और हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, log a की, है ना, ln a। ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, फॉर दिस इंटरवल। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब कहीं कहीं तो 0 हो सकता है ना, आइसोलेटेड पॉइंट्स पे। तो x बिलोंग्स टू 3/2 से 2, इस समय ये एक्सप्रेशन कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। देखते हैं 4a माइनस 2x और यहां से x, तो 2 ऊपर से कॉमन, 2a माइनस x, ठीक है, -2 बल्कि कर लो, x माइनस 2a, इक्वलिटी है ना। तो और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, x कॉमन लेते हैं तो 4a माइनस x, तो माइनस x की कॉमन ले लो, x माइनस 4a ln a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस माइनस साफ हो गए, 2/x है ना, ln a और x माइनस 2x माइनस 4a। अब उसने कहा कि a आपका कैसा है, a के बारे में कुछ कमेंट है क्या, रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ a निकालना ही है इनफैक्ट, ठीक है। तो अब देखो दो चीजें हो सकती हैं, एक हो सकता है कि अगर हमारा ln a निगेटिव हो, ln a निगेटिव कब होगा और ln a पॉजिटिव कब होगा, 1 के अराउंड, 1 से छोटा अगर होगा a, मतलब केस 1, अगर a हमारा 1 से छोटा है, ऑफ कोर्स 0 से बड़ा, ठीक है, तो 0 से 1 के बीच का अगर ln है तो ये क्वांटिटी कैसी है, निगेटिव। और अगर एक निगेटिव क्वांटिटी लिखी हुई है तो ऊपर लिखा है x माइनस 2 है, नीचे लिखा है x इंटू एक्स माइनस 4 है, इंटू समथिंग निगेटिव, ठीक है, इज पॉजिटिव, तो निगेटिव क्वांटिटी को हटा दें, लेस देन और इक्वल टू 0 बचेगा, ठीक है। अब लेस देन और इक्वल टू 0 बचेगा तो अपन इसका सोल्यूशन अगर लिखना चाहें तो कहां मिलेगा, 0 2a 4a, ठीक है, a पॉजिटिव तो है ना, तो इसी डायरेक्शन में जाएंगे, 0 2a फिर 4a, तो यहाँ पॉजिटिव निगेटिव, आपको कैसा चाहिए, निगेटिव, तो x आपका कैसा आएगा, 2a से 4a के बीच का, ठीक है। चलो ये केस 1 के पार्ट में आ गया, ठीक है, कि x आपका कैसा आ रहा है, 2a से 4a के बीच आ रहा है, ठीक है, ओके। फिर केस 2 पे आते हैं। केस 2 अपना क्या स्टेट कर रहा है, ये देख लो, केस 2 में हमारे पास जब a हमारा ग्रेटर देन 1 हो, मतलब ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई, मतलब इसको हटाएंगे तो इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो हमारे पास आ गया x माइनस 2a अपॉन x इंटू एक्स माइनस 4a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इस बार सोल्यूशन क्या आएगा, 0 से 2a वाला पोर्शन आएगा और 4a से इंफिनिटी वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है, 0 से 2a और आगे 4a से इंफिनिटी, ठीक है। चलो अब अपने को क्या चाहिए, a ग्रेटर देन 1 चाहिए था, तभी ये केस होगा। तो फिर तो ये वाले पोर्शन का कोई मतलब ही नहीं है, a ग्रेटर देन 1 है अगर और 4a से इंफिनिटी, मतलब ये कम से कम क्या होगा, 4 से बड़ा ही होगा ना। तो हमें तो 3/2 से 3 के बीच सोचना है, उसके आगे पीछे क्या हो रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो खैर ये हमारे काम का नहीं है, आंसर में आएगा लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले पोर्शन में होगा, लेकिन हमारे काम का नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है। तो 0 से 2a पे फोकस करते हैं, ठीक है। 0 से 2a का मतलब क्या है, ये आपका 0 से लेकर के कोई 2 से बड़ी क्वांटिटी देगा, ठीक है। आपको क्या चाहिए था, आपको 2 तक से ही मतलब था, मतलब इससे हम कह सकते हैं ना भाई a कुछ भी हो 1 से बड़ा, तो इसका मतलब ये इंटरवल कैसा है, 0 से 2 पॉइंट समथिंग, इतना तो होगा ना। तो अगर 0 से 2 पॉइंट समथिंग तक ग्राफ इंक्रीजिंग है तो 3/2 से 2 में भी ग्राफ इंक्रीजिंग होगा ही होगा, इसका मतलब कि a ग्रेटर देन 1 पूरा का पूरा पोर्शन हम लिख सकते हैं आंसर के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। केस 1 पे आते हैं। केस 1 में आ रहा है हमारा 2a से 4a, 2a से 4a वाले पोर्शन की अगर हम बात करें तो अब इंक्रीजिंग है अगर, तो इसका मतलब क्या होगा, अब देखो a आपका 0 से 1 के बीच है, अब ये क्वांटिटी 2a से 4a वाली चीज, ये हाफ से, मतलब a अगर हाफ से छोटा है तो ये 2 के पहले ही खत्म हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हमें तो 2 तक चाहिए ना, तो आपको 4a कैसा चाहिए, बेसिकली 2 से बड़ा हो जाए, और 2a कैसा चाहिए आपको, 3/2 से छोटा हो जाए। तो 2a आपका 3/2 से छोटा हो जाए और 4a आपका कैसा हो जाए, 2 से बड़ा हो जाए, आपको ऐसा चाहिए। तो a लेस देन 3/4 और a ग्रेटर देन हाफ, तो a कैसा आ गया आपका, हाफ से 3/4 के बीच आ सकता है यहां से, और यहां पे अगर हम कहें तो a आपका कैसा है, ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, अपने इस पोर्शन के लिए किस तरीके से हमें इंटरवल्स को एडजस्ट करना पड़ रहा है। आप यहां पे क्या कह रहे हैं कि यहां से अगर 2a, 4a शुड इंक्लूड
3/2 to 2, तो इसका मतलब है कि 2a शुड बी लेस देन 3/2 एंड 4a शुड बी ग्रेटर देन 2। ठीक है, तब ना आपके पास ऐसी कंडीशन आएगी कि भाई जो आपको पोर्शन चाहिए वो आपका सोल्यूशन में आया है। ठीक है, a ग्रेटर देन 1 के लिए बात करें तो ये 4 से बड़ा बड़ा है, उससे उधर तो जाना ही नहीं, और ये क्या है 2 से बड़ा बड़ा है, तो 0 से लेकर के 2 पॉइंट समथिंग तक अगर हो गया तो 3/2 से 2 पे ही आपको केवल फोकस करना था, वो भी काम आपका चल जाएगा। तो आंसर क्या हो गया 1/2। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इंटीग्रेशन sec x माइनस टेन एक्स, ठीक है, और नीचे दिया हुआ है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स dx। ठीक है, अब यहां पे क्या ट्रिक यूज करनी पड़ रही है हमें जैसे सबसे पहले तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स है ना, ओके, तो इसे अपन अगर cos x से डिवाइड करें तो हमारे पास आ रहा है, cos x से ऊपर नीचे का डिवाइड करोगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, मतलब sec x से मल्टीप्लाई, तो इसको लिख लिया हमने tan x इंटू sec x, और हमारे पास नीचे बन जा रहा है tan स्क्वायर x माइनस tan x sec x। ठीक है, ये इस तरीके की टर्म, और फिर हम यहां से sec x माइनस टेन एक्स को t अगर मान लें, sec x माइनस टेन एक्स को t मान लें तो डिफरेंशिएशन पहले लिख लेते हैं। sec स्क्वायर sec इंटू टेन माइनस sec स्क्वायर, मतलब sec x इंटू टेन माइनस sec इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब आप देखो, अच्छा एक चीज तो पता ही है, sec x प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1/t होता है, तो यहां से आपको tan और sec जिसकी भी जरूरत होगी निकाल सकते हो। तो यहां से आपके पास आ गया, ऊपर का टर्म आपका बन गया माइनस का dt, और नीचे का टर्म आपका क्या बन गया tan स्क्वायर x माइनस tan x sec x। तो इसमें tan x को तो आपने कॉमन ले लिया, बाकी क्या था tan x माइनस sec x था, तो tan x माइनस sec x को मैंने लिख दिया माइनस t। अब tan x मेरा अननोन है तो tan x को भी लिख लो। tan x को कैसे लिखोगे, tan x को लिखने के लिए हमने क्या किया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, इसी से करते हैं, तो माइनस, हाँ 2 tan x इज इक्वल टू कितना आएगा 1/t माइनस टी, तो tan x कितना हो गया 1/t माइनस टी बाई 2, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया माइनस का dt अपॉन, इधर बचा हमारे पास अंडर रूट टी इंटू माइनस t इंटू टी माइनस 1/t, मतलब t स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये आपको इसका इंटीग्रेशन लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास fx एक कर्व है जो कि सेटिस्फाई करता है डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, आसान सी दिख रही है, dy बाई dx, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन e की पावर x, बस इतना ही है। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स इंटू ई की पावर x, तो dy को अलग ही कर दो, वेरिएबल सेपरेबल बन गया ना, ये तो आसान सा। यहां से आ गया e की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स dx इज इक्वल टू dy। ठीक, अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा x इंटू एफ एक्स टाइप का आ जाएगा। ठीक है, ये आपका x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, अगर इसका आप डिफरेंशिएशन करें तो आपके पास मिलेगा x इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर नहीं माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की, हाँ सीधा ही आ रहा है, तो y इज इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी टाइप का एक फंक्शन हो गया। अब इसमें कहा जा रहा है एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व x एक्सिस y एक्सिस एंड अ लाइन x इज इक्वल टू c, जहां c क्या है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब d2y by dx2 अपना साइन चेंज कर रहा होगा, तो d2y by dx2 निकालते हैं। पहले dy by dx देखा हमने, dy by dx आपका कितना है, dy by dx तो खैर यही था e की पावर माइनस एक्स माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स। इसका फिर से डिफरेंशिएशन किया तो इन्फ्लेक्शन आ जाएगा, यहां से माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस, इसका डिफरेंशिएशन तो ये था e की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो आपके पास आ गया e की पावर माइनस एक्स कॉमन, यहां से आपके पास बचा माइनस 2 और प्लस साथ में बचा आपके पास माइनस एक्स।
नहीं, प्लस एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए x इज इक्वल टू 2 के अराउंड आएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो 2 पे वैल्यू क्या होगी, तो मतलब ऐसा कुछ है कि ग्राफ इसका अगर आप बनाओ तो ऐसा कुछ 0 पे 0, और यहाँ पे आपके पास ये पीक पकड़ेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। कहाँ पे होता है, तो ये आपका होता है x इक्वल टू 1 पे। x इक्वल टू 1 पे अपनी पीक अटेन करेगा, और पीक अटेन करने के बाद फिर से ये x इक्वल टू 2 पे आकर के अपनी कॉन्केविटी मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेंज करेगा। तो x इक्वल टू 2, ये वाला पॉइंट खैर क्या है, 1 है, x इक्वल टू 1 वाला पॉइंट है। ठीक है, और हमें एरिया फाइंड आउट करना था c कॉमा एफ सी से रिलेटेड, तो ये वाला एरिया आपको नहीं, c कॉमा क्या लिखा है ये, एंड x इक्वल टू सी, मतलब x इक्वल टू 2 वाली लाइन। ठीक है, तो खैर आपको ये पूरा एरिया फाइंड आउट करना है, तो आसान सा है। आपके पास फंक्शन क्या था, एक्स की पावर माइनस एक्स, ठीक, dx कहां से कहां तक, 0 से 2 तक, ये आपको इंटीग्रेट करना था। c की वैल्यू तो 0 है ही, है ना। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, आसान क्वेश्चन अगेन, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये टच करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल्स को, तो आप देखो उनका सेंटर लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ सच सर्कल्स। ठीक, तो इस सर्कल के लिए अगर ये टेंजेंट का काम कर रहा है तो इसके सेंटर कैसा होगा, सेंटर r कॉमा r टाइप का होगा, क्योंकि सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता था। तो r कॉमा r से इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस r के बराबर होनी चाहिए। तो लाइन की इक्वेशन क्या है, लाइन की इक्वेशन है 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इस पे हमने r कॉमा r से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाला, 4r प्लस 3r माइनस 12, डिवीजन में कितना आएगा, अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, रेडियस r के बराबर। यहां से आपके पास r की पॉसिबल वैल्यूज आ गई, तो सेंटर भी निकल आए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो डिफरेंशिएबल हमें दिखाना है। डिफरेंशिएबल दिखाना है मतलब क्या हुआ कि अगर हम 0 प्लस पे निकालेंगे तो क्या आएगा, RHD दैट शुड आल्सो एग्जिस्ट एंड LHD शुड आल्सो एग्जिस्ट एंड वो शुड बी इक्वल। तो LHD की बात RHD की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 और नीचे h। ठीक है, तो f ऑफ 0 प्लस h का मतलब क्या हुआ, h की पावर में p माइनस 2 साइन 1 बाई h प्लस h tan h की पावर में q माइनस 3। ठीक है, और डिवीजन में h, तो हमारे पास आ जाएगा h की पावर p माइनस 3 इंटू साइन 1 बाई h प्लस h साफ हो गए, बाकी बचा tan h की पावर में, ठीक है, tan h की पावर में q माइनस 3, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ऑफ कोर्स। ठीक है, h टेंडिंग टू 0 प्लस। अब ये वैल्यू एग्जिस्ट कब करे, मतलब फाइनाइट हमें चाहिए, तो इसके लिए जरूरी क्या है कि हमारे पास ये वाली चीज तो चलो, अगर q माइनस 3 पॉजिटिव रहा तो काम चल जाएगा। तो q माइनस 3 अगर पॉजिटिव रहा तो ये वैल्यू भाई कैसी हो जाएगी, ठीक है, ये फाइनाइट क्वांटिटी देगा, क्योंकि अगर ये निगेटिव हो गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, 0 की पावर में निगेटिव। ठीक, नेक्स्ट ये इस पे आते हैं, इसमें हमारे पास क्या है, p माइन h की पावर में p माइनस 3 और इंटू साइन 1 बाई h। अब इसमें हम सोचते हैं p माइनस 3 अगर आपका 1 रह जाए तो आपका काम क्या होगा, यहां पे 0 को टेंड करेगा, और ये तो कुछ फाइनाइट है, तो 0 इंटू फाइनाइट ऑसिलेटिंग क्वांटिटी विल टेंड टू 0। h इंटू साइन 1 बाई h होता तो वैल्यू क्या होती, 0 को टेंड करती। तो मतलब p माइनस 3 यहां पे भी अगर आपका पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, 0 से काम नहीं चलेगा, p माइनस 3 को 0 नहीं होना चाहिए। p माइनस 3 अगर 0 हो गया तो साइन 1 बाई h बनेगा, जो कि 0 प्लस पे अनडिफाइंड हो जाएगा। तो p माइनस 3 को कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए। यहां से तो ये चीज निकल के आ रही है। अब 0 माइनस देखते हैं वो क्या क्रिएट करता है, तो 0 माइनस में देखिए आप, 0 माइनस पे हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस, मतलब 0 प्लस पे देखते हैं, हम यहां पे लेते हैं 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन h। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी, लिमिट h टेंड टू 0 प्लस माइनस h का मतलब क्या हुआ, यहां पे भी आपके पास h की पावर p माइनस 2 साइन 1 बाई h, ठीक है, बल्कि माइनस 1 बाई h। और x की जगह पे भी आपका माइनस h लग जाएगा, तो माइनस h, और यहां पे आपके पास tan h की पावर में q माइनस 3, ठीक है, f0 तो चलिए आपका 0 है ही,
और नीचे आपके पास h की एक और टर्म है, ठीक है। तो hs तो साफ हो गया, ठीक है। ये वाली चीज फिर से वही आ गई, q माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और यहां से आपके पास p माइनस 3, हाँ p माइनस 3 सेम चीज फिर से बन गई ना। तो इसका मतलब p हमेशा 3 से बड़ा होना चाहिए, q हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होना चाहिए। मतलब p प्लस q की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, ये 3 से बड़ा या बराबर और ये 3 से बड़ा, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 आएगा ना, बल्कि इक्वल टू 6 भी नहीं, हमेशा 6 से बड़ा ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये कभी 3 नहीं हो सकता। तो p प्लस क्यू आपका 6 से बड़ा है, दैट मींस इंटीजर पार्ट ऑफ p प्लस क्यू क्या होना चाहिए, 6 के बराबर होना चाहिए मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पेपर एंड हुआ। पेपर 1 के कंपैरिजन में पेपर 2 टफ भी था, लेंथी भी था, है ना। तो पेपर 1 में जिन्होंने ज्यादा स्कोर खींच लिया होगा उन्हें पेपर 2 में बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, बट ओवरऑल देखा जाए तो पेपर थोड़ा सा लेंथी है पेपर 2, बट एनी टाइम अगेन जेई के एग्जाम में मैथ्स का पेपर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इस तरीके के पेपर्स के लिए प्रिपरेशन रखनी चाहिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें हमें इसी तरीके से मैनेज करना चाहिए। टफ तो है लेकिन सभी के लिए टफ है, तो हम एक अच्छा खासा इसमें से क्वेश्चन, सेलेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के अपना स्कोर बना सकें, ठीक है। तो क्वेश्चंस पेपर 2 में काफ़ी अच्छे थे, पेपर 1 में तो 1-2 क्वेश्चंस ही अच्छे थे, लेकिन पेपर 2 में काफ़ी सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे दिए हुए हैं। मैच द कॉलम्स, ठीक है, जो मतलब 11th और 12th वाला क्वेश्चन था वो देख लीजिए आप, है ना। न्यूमेरिक सेक्शन का भी क्वेश्चन नंबर 3 देख लो आप, 2 देख लो, है ना। और इसी तरीके से आप 6 क्वेश्चन भी आपका ओके, ठीक है, मॉडरेट ठीक क्वेश्चन दिया हुआ है। और जो हमारे पास, हाँ, 9th क्वेश्चन था, 9th क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो था, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके काफी अच्छे क्वेश्चंस थे। तो ओवरऑल इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से आप देखिएगा, ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का।